हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और यह हम लोग का दूसरा भाग है। इससे पहले भी 10 क्वेश्चन को देख चुके हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वह वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। यानी कि बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो बार बार एग्जाम में आता है या फिर उसी के पैटर्न पर अंक बदल के दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी बताएंगे इसी प्रकार से रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं परस्पर अभाज्य हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा। यानी कि दो संख्या है और दोनों संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या में भागा ही नहीं लगता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा। इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ एक आएगा। कितना आएगा? दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी पूछ सकता है। शून्यकों का योग के हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस के जगह पर, माइनस बी के जगह पर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यानी ए के मान कितना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए के मान होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है। इसमें बी के मान कितना है? बी के मान 7 है और सी के मान कितना है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर बी के मान हो गया 7, माइनस तो पहले से था, और ए के मान क्या हो गया? 1। 7/1, तो बाई में 1 तो छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो -7 क्या हो गया? -7, जो कि ऑप्शन सी में है। समझ में आ गया? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो रैखिक समीकरण की रेखाएं समांतर हो तो उसका हल कैसा होगा। यानी कि दो रैखिक समीकरण के रेखा जो है अगर समांतर है तो हम लोग इसको समझते हैं कि जो रैखिक समीकरण, अगर दो रैखिक समीकरण है तो उसकी रेखाएं कितनी हो सकती है, यानी कि रेखाएं कितनी हो सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से बनाते हैं तीन जगह पर। ठीक है, तीन प्रकार से इसका रेखाएं हो सकती है। कितना प्रकार से? तीन प्रकार से। ठीक है, अगर पहला चीज एक रेखा इस प्रकार से गया, अच्छा इसको दूसरा कलर से देते हैं, और दूसरा रेखा इस प्रकार से, इस प्रकार से गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कट गया, और जब कट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। दूसरा में क्या होगा, एक रेखा इस प्रकार से गया और दूसरा रेखा बिल्कुल इसी पर इस प्रकार से गया, यानी कि समान गया हुआ है। थोड़ा सा तिरछा चल गया, इसका मतलब कोई नहीं है। अच्छा, करने का मतलब अगर तिरछा भी चल गया तो हम सीधा ही बनना है, सीधा समझना है। तो दो जो रेखा है, यहाँ जितना गैप रहेगा उतना ही गैप यहाँ भी रहेगा। तो यह जो है हमेशा इसी प्रकार से जाते रहेगा, तो कहीं भी यह कटेगा ही नहीं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर रेखा जो है इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन एक रेखा इस प्रकार से गया है और दूसरा रेखा भी इसी पर गया है। समझ में आया? तो ये कितना जगह पर कटा हुआ है? तो हर जगह पर कटा ही हुआ है, यानी कि इसका अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, इसका अनंत हल हो गया, इसका एक हल हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है समांतर, और समांतर का मतलब क्या होता है? समान, मतलब एक रेखा फिर दूसरा रेखा। तो समांतर का क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के मूलों की संख्या कितनी होगी। यानी कि यह द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण में 2 होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। मूल ज्ञात करेंगे, मूल कहने का मतलब एक्स के मान ज्ञात करेंगे, तो इसका 2 को मान निकलेगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी में a बराबर 3 d बराबर 2
हो तो पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद ज्ञात करना है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 उसके बाद 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर बढ़ाएंगे तो 7, फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 2 बढ़ाएंगे तो 11, पांचवा पद 11 है। जबकि हम लोग अगर यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाएंगे, एन के मान 5 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू होता है डी। हो गया। तो ए एन मतलब अंतिम पद, इसको टी एन भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं टी एन भी लिखा है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, शुरुआत वाला पद 3 है, एन का मान कितना है 5 है, -1 और डी का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 5 में कितना 4 और गुना 2, 4 दूना 8, 3 और प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 इस प्रकार से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। छोटा था तो हम लोग इस प्रकार से ज्ञात किए, अगर बड़ा होता है यानी कि कह देता 50वां पद तो लिखने में समय लगता, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं कैसी होगी। यानी कि दो त्रिभुज समरूप है, दो गो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मूल बिंदु 0 किस चतुर्थांश में है। जब हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं तब मूल बिंदु बिल्कुल सेंटर में होता है। मूल बिंदु कहाँ होता है, इस प्रकार से चतुर्थांश बनाएंगे तो मूल बिंदु यहाँ पर होगा। तो ये हो गया प्रथम, ठीक है, दूसरा का चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर होगा, तो किसी में भी नहीं रहता है, किसी में भी नहीं रहता है। 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसका उल्टा हो जाएगा cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। और ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा सब जो है एग्जाम में जाने के बाद हड़बड़ा जाता है और यहाँ पर cot थीटा लिखने की जगह पर क्या करेगा, कभी कभी tan सबसे ऊपर देखता है, मार देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें बच्चा मतलब जल्द ही लिखने के चक्कर में गलती पे लिख देता है। थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो आसान क्वेश्चन को भी गलती बना देता है। अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। अगर हम लोग वृत्त बनाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होगी, सब तो जीवा ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है इसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यास। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 हो तो वह घटना कैसी होगी। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 होगा तो घटना कैसी होगी, तो यह घटना क्या होगी, असंभव। क्या होगा, असंभव। आप लोग को पता होगा कि कोई घटना 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर कोई बात पूरी तरीके से सही है तो 1 हो जाएगा और गलत है तो 0 हो जाएगा, इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, नहीं 1 से ज्यादा होता है और नहीं 1 0 से कम होता है। किसी घटना का प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता है। अगर बाटा में लिखा हुआ है, मान लीजिए 4/5 लिखिए, तो ऊपर वाला कम रहेगा, नीचे वाला ज्यादा रहेगा, यानी कि अंश रहेगा छोटा और हर रहेगा बड़ा, तभी प्रायिकता है। ठीक है, अगर दशमलव में है तो 0 दशमलव कुछ भी है तो प्रायिकता है। माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है, और नहीं 1 से ज्यादा, यानी 1 दशमलव कुछ भी लिखिए तो प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग 10 क्वेश्चन देखने वाले थे और 10 क्वेश्चन को देख लिए, और इसके बाद फिर हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 10-10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस सीरीज में, और सभी विषय के 10-10 क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।